प्यारे बच्चों, 11 मार्च एमपी बोर्ड में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं, जो 1 नंबर के होंगे, उन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a इंटू बी बराबर 64 और एचसीएफ ए बी का दिया है 16 है और एलसीएम ए बी का हमको ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमको 1.2 में दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? ए और बी, इनका गुणा कर दिए। एचसीएफ हमारा जो है दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखेंगे। एचसीएफ हमारा 16 दिया है, तो 16 लिखेंगे। एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो एलसीएम हम रख देंगे। अब ए इंटू बी का मान देखिए, यहाँ पे दिया है 64, तो यहाँ हम 64 रख देंगे बराबर 16 गुणे एलसीएम। अब 16 का एलसीएम में गुणे का संबंध है, जब बराबर के इधर ले आएंगे तो हमारा भाग हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 64 भागे 16 बराबर एलसीएम। तो 16 का जब भाग देंगे 4 बार जाएगा, 16 चौको 64, 4 बराबर एलसीएम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। ऑप्शन 4 दिए हैं। हमको मालूम है कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। और हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है? अल्फा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है क्या है? सही है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तो रैखिक युग्म a1x b1y c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंतः अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं जब तीनों बराबर होते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो होता क्या है? तब जो है हमेशा जो है जब तीनों बराबर होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा अनंतः अनेक हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, श्रेणी दिया है 6, 12, 18 का कौन सा
पद जो है 54 है ना। ऑप्शन नंबर ए दिया है 5वां, ऑप्शन नंबर बी दिया है 8वां, ऑप्शन नंबर सी दिया है 9वां और ऑप्शन नंबर डी दिया है 6वां। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, इसका हल देखेंगे। हमको मालूम है कि एपी दिया है, एपी दिया है 6, 12, 18 डैश डैश 54वां पद पूछ रहा है। 54वां पद कौन सा पद है, कौन सा पद है? तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। पहले ए का मान लिखेंगे, 6 दिया है प्रथम पद, डी दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे 12 माइनस 6, तो डी हमारा आ जाएगा 12 माइनस 6 मतलब 6। और 54वां पद एन हमारा अंतिम पद है 54। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान दिया है 54 बराबर ए का मान 6 प्लस एन का मान हमको निकालना है और डी हमारा दिया है 6। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 54 माइनस 6 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। अब 54 में 6 को घटा देंगे तो 48 आ जाएगा और एक गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 6 8 48, 8 आ गया बराबर एन माइनस 1, तो 1 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1 बराबर एन। तो एन का मान हमारा आ गया 8 और 1 9, मतलब 9वां पद होगा। कौन सा पद होगा? 9वां पद होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये हमारा सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दो बिंदु ए x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी है। बीच की दूरी का फार्मूला आप लोगों को मालूम है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। खाली स्थान भरना है। प्रत्येक भाज्य संख्या को खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब भाज्य संख्याओं को हम हमेशा किस में व्यक्त कर सकते हैं? तो इसमें आएगा अभाज्य गुणनखंड। क्या आएगा? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा नंबर है, द्विघात समीकरण के विविक्तीकरण का सूत्र है डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद खाली स्थान होगा। अब यहाँ पे देखिए, nवां पद an बराबर दिया है 3 + 2n, 3 + 2n। अब प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम पद मतलब a1 पूछ रहा है। तो 3 + n का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो इधर n के स्थान पे हम 1 रखेंगे, बराबर लगाएंगे, 3 लिखेंगे प्लस 2 1 का 2 बराबर 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 निकलेगा। कौन सा? तो खाली स्थान में हम यहाँ पे क्या भरेंगे? 5 भरेंगे। दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है? समान होता है या बराबर होता है
समान होता है। 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए, जहाँ पे ऊंचाई और पाद बिंदु से दूरी दोनों चीज़ यदि समान हो तो वहाँ पे हमेशा 45 डिग्री का ही कोण बनता है। जैसे कोई पेड़ है, उसकी लंबाई और उसकी छाया यदि दोनों समान है तो भी वहाँ पे 45 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो इसमें हम भरेंगे 45 डिग्री। वृत्त को, अगला प्रश्न है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं। वृत्त को, अब देखिए, ये वृत्त है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, एक बिंदु यहाँ किया, एक बिंदु यहाँ किया, इन रेखा को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा, छेदक कह देंगे। अब एक वाक्य में उत्तर देना है। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूल की प्रकृति कैसी होगी। जब धनात्मक होगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। कोई मूल जब धनात्मक होता है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो क्या होगी, वास्तविक होगा। और दोनों मूल अलग अलग होंगे। ठीक है। क्या दूसरा नंबर उसका दिया है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। हाँ, लिखेंगे, हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अगला प्रश्न है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदुओं से वृत्त पर अनंत, देखिए, वृत्त पर अनंत बिंदुएं होती हैं और हर एक बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो क्या लिखेंगे इसमें, केवल एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है, बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ पे x दिया है 1 और 4 और यहाँ पे दिया है 3 और 2। तो हमारा ये x1 का मान है, ये y1 का मान है और ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। तो x1 का मान और x2 का मान, तो x1 का मान हमारा क्या है, 1 है, प्लस x2 का मान हमारा 3 है बटे 2, y1 का मान हमारा 4 है
और y2 का मान हमारा 2 है बटे 2। तो 3 1 4, 4 बटे 2 और 4 2 6, 6 बटे 2। तो 2 दूना 4, 2 आया और 2 तिहाई 6, 3 आया। इस तरह इसका आंसर हमारा मिला क्या, 2 और 3। इसका आंसर मिल गया 2 और 3। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL। इसको हम लिख देंगे। अब इसके बाद दिया है कि 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7 का बहुलक क्या होगा। बहुलक निकालने का तरीका है, बहुलक देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा अंक आया है। तो 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7 में सबसे बार 7 की आवृत्ति हुई है, इसलिए बहुलक बराबर हमारा हो जाएगा 7। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अब यहाँ पे हमको सही जोड़ी बनानी है। सही जोड़ी बनाएंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। हमको मालूम है कि समीकरणाएं 3 दी गई हैं। पहली समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी समीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी समीकरण 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसके बराबर में सही जोड़ी हमारा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ले आके यहाँ पे इसको F से मिला देंगे। अब सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो हम देखेंगे कि 1 बटे कॉस है कहाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहली सेक्शन पे हम आपको दिखाए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो जहाँ पे 1 होगा उसको जाके मिला देंगे, ये ऑप्शन सही है। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, बी ऑप्शन सही है। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है हमेशा 0 होती है, डी ऑप्शन सही है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में, सत्य असत्य की ओर। किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है, तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। अब इसको पहले हम समझेंगे कि इस तरह के प्रश्न कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपको हम, ये हमारा x अक्ष होता है, ये x डैश अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है और ये y डैश अक्ष होता है। यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 -3 और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 -3 होता है। और हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भुज, अब देखिए भुज और कोट, भुज कोट को हम समझ लेंगे। भुज हमेशा x का मान होता है
और कोट हमेशा y का मान होता है। तो भुज बोला है कि क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो x का मान हमने 0 लिया, यहाँ लिया, और कोट बोल रहा है कि 3। तो कोट देखिए 0 से हम चल रहे हैं 3 के तरफ, y अक्ष, कोट क्योंकि कोट y होता है। तो -y, माइनस से यदि पूछा होता तो नीचे आते, लेकिन y का मान क्या पूछा है, 3 बोला है। तो 0 से हम y अक्ष पर चलेंगे तो देखते हैं 3 तक जाने के लिए हम किस अक्ष पर चल रहे हैं, y अक्ष पर। लेकिन क्वेश्चन पूछा है क्या वह अक्ष पर स्थित होगा। देखिए हम क्या अक्ष x अक्ष पर स्थित हैं, नहीं है, हम y पे चल रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन है, होता है, इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या है, सही है। अब श्रेणी 2, -2, 2, फिर -2 एक समांतर श्रेणी है। इसको हम करके देखेंगे। श्रेणी दिया है 2, -2, फिर 2 और -2। अब इसको चेक करेंगे हम, ये AP में है कि नहीं है। A1 हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। हम D1 निकालेंगे पहले। तो दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, -2 माइनस करेंगे 2 को, तो हमारा समान चिन्ह होने पे राशियां जुड़ती हैं, चिन्ह वही रहता है, तो माइनस चिन्ह रहेगा, 2 2 4 होगा। अब हम निकालेंगे D2। अब D2 में क्या है, A3 में A2 को घटाएंगे, A3 का मान 2 है और माइनस करेंगे -2 को, तो 2 माइनस माइनस हुआ प्लस 2 बराबर 2 और 2 4। हम देख रहे हैं कि D1 का मान -4 आया है और D2 का मान 4 आया है, इसलिए D1 इज नॉट इक्वल टू D2, मतलब D1 और D2 का मान बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत है। ऑप्शन गलत है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्षैतिज तल के ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। अब ऊपर की ओर देखने पर, जब नीचे से हम ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ पे अवनमन नहीं बनता है, क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। जब ऊपर से किसी चीज़ को हम नीचे की ओर देखते हैं उस समय अवनमन कोण बनता है, इसलिए हमको इस क्वेश्चन बोल रहा है ऊपर की ओर देखने पर, ऊपर की ओर देखने पर हमेशा उन्नयन कोण बनता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर क्या है, गलत है। अब अगला प्रश्न, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है। देखिए पेंसिल की बात कर रहा है, पेंसिल में हमेशा जो है बेलन और शंकु का संयोजन पूछ रहा है। देखिए इन दोनों चीज़ों को जब मिला देते हैं, संयोजन मतलब मिलाना, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारी पेंसिल बनके तैयार हो जाती है। देखिए पेंसिल ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो बोल रहा है कि क्या ये जो पेंसिल है, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है। तो देखिए
दोनों को मिलाने पर ही हमको पेंसिल बन रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, बात भी सही है। किसी घटना की जो प्रायिकता है वह 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, या फिर 0 और 1 के बीच में ही कोई प्रायिकता होगी, न तो 0 से कम होगी और न तो 1 से अधिक होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रायिकता जो है 1 से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिएगा, और इस तरह की वीडियो 4-5 हम अपलोड करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, और पूरे ऑप्शन जो भी हम बनाएंगे वीडियो, तो उसको पूरा हल करके ही बताएंगे, डायरेक्ट नहीं बताएंगे। और 11 मार्च को जो पेपर होगा उसमें ये पूरे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, सही तरीके से आप लोग करिएगा। यदि आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिसमें हमको आगे वीडियो जो बनाएं। तो सब्सक्राइब किए रहिएगा तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आपके यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा। और इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक करिएगा, 30 नंबर के क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। और आगे वीडियो कल मैं फिर अपलोड करूंगा, और मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।